नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, तो आपको पढ़ना होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपको याद दिलवा दूं कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए मैं एक लेक्चर कल तक लाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा आपका मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका पेपर हो गया या नहीं हुआ है। वैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय का पेपर अभी नहीं हुआ प्रथम सेमेस्टर का, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए, तो इन सभी के परीक्षा में सीधे तौर पर यह आएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रहा है। मां विंध्यवासिनी पेपर का ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित, तो सभी के लिए। अच्छा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में क्या है कि ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको उसमें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। उसका न्यू सिलेबस है, तो उसमें पॉलिटिकल थियरी मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए आपके लिए बोला गया है। अगर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान आपके उसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी सभी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपको यही पढ़ना है। तो ये महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। इससे पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपने ऐसी कई क्लासेस देखी होंगी, मैराथन क्लास जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। ठीक है, इस चैनल पर भी एक मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है, 4-5 दिन पहले 6 दिन पहले वीडियोस अपलोड है, उसको आप देख लीजिएगा। ये पेपर अभी जल्द ही में आज का पेपर हुआ है, तो उसको मैं दिखाऊंगा। मैं पेपर के पहले पेपर को आपको दिखा दूं कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसी आधार पर मैंने अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस रखे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और पेपर भी जो पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको उन पेपर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा बहुत ही बारीकी के साथ। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। चलें, आपको पेपर दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये पेपर आपका है। ये पेपर अभी 2-4 दिन पहले हुआ है। ठीक है, इसमें देखें कैसे क्वेश्चंस आए थे। मियन चाहे बैक हो, चाहे आपका कोई भी पेपर हो आपका, ठीक है, एग्जामिनेशन कोई भी हो। नवंबर दिसंबर 2025 का पेपर है। नवंबर दिसंबर में पेपर वैसे हो जाना चाहिए प्रथम सेमेस्टर का, लेकिन चूंकि अभी सत्र पीछे चलता है, तो आपका दिसंबर और जनवरी के महीने में फरवरी तक जाता है आपका। ये अभी 2025-26 का ही पेपर है। ठीक है, 26-27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अब की बार के लिए अन्य विश्वविद्यालय के लिए पॉलिटिकल साइंस का है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 घंटे का पेपर, यहाँ पर 3 घंटे का दिया गया है इस पेपर में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्न के उत्तर देने हैं। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय, खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं पूरा उत्तर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, इसका पैटर्न थोड़ा सा अजीब टाइप का है। वैसे इसमें 5 क्वेश्चंस आपको अति लघु उत्तरीय में दिए गए हैं, उनमें से 3 प्रश्न ही करने हैं, लेकिन यहाँ पर 75 शब्दों में लिखने के लिए बोला गया। शब्द सीमा थोड़ी सी बढ़ा करके लिखना है। ठीक है, और बाकी विश्वविद्यालय में आपको मिलेगा 50 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना होता है। ठीक है, अब हम 5 क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। मैं 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को चर्चा करूंगा, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और कम से कम 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? वर्ष 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या था भाई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है बाबू, व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इनेक्टेड, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1947 वाला जो आया था। व्हाट डज द राइट टू एजुकेशन इंश्योर, यानी शिक्षा का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन, यानी कि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसका क्या प्रोसेस है संविधान के हिसाब से। मैं पूरी जानकारी आपको बहुत ही सरल भाषा में आपकी अपनी भाषा में बताऊंगा। 5वां प्रश्न था, कैन अ स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज ऑन यूनियन सब्जेक्ट्स, यानी क्या राज्य विधानमंडल संघीय विषयों पर कानून बना सकता है, ये प्रश्न पूछा गया। यानी कि कोई राज्य सूची, मतलब कि ये राज्य विधानमंडल, यानी कि जैसे कि आपका विधायिका जो राज्य विधानमंडल में है, जैसे विधानसभा में जो विधायक लोग बैठते हैं,
क्या राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है? किसके मुद्दों पर? संघीय विषयों पर। संघीय यानी संघ सूची में शामिल विषयों पर क्या राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं? यानी कि जो राज्य की लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाने की जो संस्था होती है, जिसको विधायिका कहते हैं, राज्य की विधायिका बेसिकली, वैसे संसद कानून बनाती है केंद्र स्तर के या संघ सूची के विषयों पर। लेकिन पूछा गया कि क्या राज्य की विधानसभा विधान परिषद में इसको पास किया जा सकता है, तो उसको भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार होता है। और 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने अपने हिसाब से रखे हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। सेक्शन बी की बात की तो लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 प्रश्नों में से आपको केवल 2 प्रश्न करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आप देखते हैं आपको लिखना कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है। सबसे सरल पर्चा जो होता है, सबसे मेरे हिसाब से जिस यूनिवर्सिटी का पेपर ये होगा उसका पैटर्न बड़ा सरल है। 5 लघु उत्तरीय में से 3 लघु उत्तरीय ही करने हैं, 2 लघु उत्तरीय, 2 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय करने हैं, 5 अति लघु उत्तरीय करने हैं, और आपके 3 या 4 दीर्घ उत्तरीय, मुश्किल से 2 दीर्घ उत्तरीय करने होंगे या 3 करने होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। ठीक है, प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट थे इसके, बढ़िया प्रश्न थे, हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। एवेल्यूट द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, चर्चा करेंगे हम। अगला क्वेश्चन से एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको भारत का नीति निर्देशक तत्व तो कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, इसको वर्णित किया गया है। आयरलैंड के संविधान से अपने देश के संविधान में इनको ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के महत्व यानी इंपॉर्टेंस का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों का परीक्षण कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं भारत में किसी राज्य के, उनके पास क्या एक प्रकार से संवैधानिक पावर्स होती, शक्तियां होती है और क्या जिम्मेदारियां उनकी होती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी से पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको करना होता है क्योंकि अदर विश्वविद्यालय में 1 क्वेश्चन या बहुत हो गया तो 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय करने होते हैं बस, लेकिन यहाँ पर 3 प्रश्न करने हैं। देखिए नोट, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन 15 नंबर का एक प्रश्न भी आपका है। प्रश्न आपके बढ़िया है। प्रश्न आपका है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया गवर्निंग सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी भारत में केंद्र राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एज आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उल्लिखित भारत के राष्ट्रपति की प्रमुख जिम्मेदारियां और उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके बारे में बताएं। भारत के राष्ट्रपति से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री से भी प्रश्न आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोजिशन, टेनर, पावर्स एंड रोल्स इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, भारत में लोकसभा और राज्यसभा के बीच उनकी संरचना, कार्यकाल और शक्तियों तथा विधायी प्रक्रियाओं में भूमिका के संदर्भ में प्रमुख अंतर क्या होता है, इसको बताना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वहीं 12 क्वेश्चन नंबर आपसे 12 नंबर पर है, हाउ डू इंडियाज फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, भारत के मौलिक अधिकार सभी नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा कैसे करता है, इसको बताएं। 13 नंबर प्रश्न है, एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन्स इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड प्रोवाइडिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए और प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका है, परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। ये आपका पेपर था। अब आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं एक तरफ से। चले, अब आपके समक्ष जो है ये क्वेश्चन पेपर जो आप था मैंने दिखा दिया। अब मैं पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट स्पेशल क्लास ये है, हालांकि ये आप चैनल को करिकुलर मास्टर पर ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपका महोदय, वर्ष 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूछा गया है, समझिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला एक ठोस कदम था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन को नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से एक बढ़िया कदम उठाया गया था। कहां से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद से। क्योंकि दिक्कत ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। क्लियर? क्या थी बेटा? प्राइवेट कंपनी थी। अब वो 15 साल के लिए भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसने देखा कि भारत में व्यापार तो मैंने कर लिया, पहले जितने भी उसके कंपटीटर थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, ठीक है, पुर्तगाली, सबको यहां से भगा दिया। जब सारे चले गए तो पूरे अर्थतंत्र पर एक इसका एकाधिकार हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये आर्थिक मामलों में दबदबा अपना कायम कर लेती है और उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके क्या करने लगती है? 1700 आप देखते हैं कि 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, तो ये अब राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है। अब ऐसे में जब और जीतती भी है युद्ध, और जब कई कई जगहों पर कब्जा कर लेती है ये जो है कंपनी, तो ब्रिटेन की संसद को लगता है कि अब इसको अपने अंडर में करना चाहिए। कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए बस उसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली उसको ले नहीं सकते थे, इसलिए 1773 में एक कानून बना करके वहां से भेजा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, यही था रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप देखते हैं 1858 में एक अधिनियम आएगा और 1857 की क्रांति के बाद में डायरेक्ट कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा और अब डायरेक्ट शासन जो है ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चला जाएगा, ये सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, तो ये बस दांव ढूंढ रहे थे लोग। मुख्य विशेषता इस अधिनियम की यह है कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और 1858 ईस्वी में आप देखते जब अधिनियम आया था, उस अधिनियम में क्या हुआ था? गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। पहले क्या था? जो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल का पद उसको मिल गया। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे पहले गवर्नर जनरल बने थे। 1858 ईस्वी में यही जो है गवर्नर जनरल को क्या कहा गया था? वायसराय कहा गया। न्यायिक सुधार, इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के। महत्व इसका यह रहा कि इसने भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान जैसी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी कि कंपनी शासन कैसे करेगी और किस तरीके से ब्रिटिश संसद उस पर कंट्रोल कर रही है। ये सब चीजें यहाँ पर पूरा इसका मकसद यही था बेसिक। दूसरा प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 18 जुलाई को लागू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की शाही स्वीकृति यानी रॉयल एसेंट मिलने के बाद लागू हुआ था। उद्देश्य इसका यह था, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र अधिराज्यों में, दो स्वतंत्र जो है डोमिनियंस में बांट दिया था। पहला देश था भारत और दूसरा देश था पाकिस्तान। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था, जो कि भीषण नरसंहार हो रहा था, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण भी इस जो है अधिनियम में किया गया था, यानी कि जो अभी तक ब्रिटिश के पास सत्ता थी भारत की, उस सत्ता को हस्तांतरित किया गया पाकिस्तान और इंडिया के रूप में। इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता का पूर्ण रूप से भारतीयों को सत्ता सौंप दी गई और भारत पर ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण अब समाप्त हो चुका था। ठीक है, इस अधिनियम में यही चीजें बताई गई। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अति लघु उत्तरीय का। शिक्षा का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? बताएं। शिक्षा का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार होता है। हर व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन यानी पढ़ने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 21 के में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो पढ़ाई करे। ठीक है, उसका माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य भी है कि उसको 11वां मौलिक कर्तव्य ही शामिल किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे उनके माता पिता। और नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तत्वों में भी कहा गया है कि जो है देश का या राज्य का कर्तव्य होगा कि वह जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो इस पढ़ाई के को लेकर के भारतीय संविधान काफी सजग रहा। मुख्य प्रावधान यह है कि यह 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क
और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर 6 से 14 साल के आप बच्चे हैं और प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, फीस आपकी लेता है कोई मास्टर, तो फिर वो दिक्कत है। यानी अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा सरकार देती है। थोड़ा बहुत जरूर एडमिशन वगैरह फीस भले लग सकती है, बाकी कोई फीस नहीं लगती है। समानता, यह कानून सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। ये एक प्रकार से अधिनियम यही था, राइट टू एजुकेशन। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी को उनके पद से हटाना हुआ तो कैसे हटा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कभी प्रयोग मत करिएगा। वैसे एक व्यक्ति के हटाने से नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, जीवन में कभी कोई नहीं हटा पाता जल्दी प्रधानमंत्री को। वैसे हटा सकते, बहुत सारे प्रधानमंत्री को हटाया भी गया है। कैसे हटेंगे, देखो, भारत में प्रधानमंत्री को पद से हटाने की मुख्य प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव जो होता है संसद में पारित करवाना होता है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, लोकसभा की शक्ति, यदि लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि अगर राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं संसद में, किसी भी सदन में, लोकसभा में, वैसे लोकसभा में ही लाना पड़ता है। लोकसभा में जो है वो 2/3 बहुमत से ऊपर निकल जाते हैं। वो 2/3 क्या, और भी बहुमत, कम से कम आपका जो बहुमत होता है, यानी कि जितने सांसद हैं, मोदी जी के जो सांसद है, भाजपा के सारे सांसद, अधिकतर सांसद राहुल गांधी की तरफ हो जाएं और राहुल गांधी का समर्थन कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये जो है इनकी सरकार पलट जाएगी मोदी जी की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनको इस्तीफा देना पड़ता है प्रधानमंत्री को। अन्य कारणों से, जैसे प्रधानमंत्री स्वेच्छा से राष्ट्रपति को इस्तीफा भी दे सकता है। प्रधानमंत्री चाहता कि भाई हम नहीं चाहते कि हम प्रधानमंत्री के पद पर रहें, तो वो इस्तीफा भी दे सकता है, राष्ट्रपति को स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं। या यदि वे संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो 6 महीने के भीतर निर्वाचित नहीं होते हैं तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, यानी ये बात ध्यान रखेंगे। तो यदि संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य अगर नहीं रहते हैं और वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन वो सांसद नहीं है किसी भी एरिया के, तो वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं होंगे। ठीक है, 6 महीने के अंदर उनको कोई ना कोई पद चाहिए, चाहे वो राज्यसभा के सांसद ही हो, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो। ठीक है, अगर नहीं होते तो ऐसी स्थिति में उनको भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये कई प्रावधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संघीय विषयों पर कानून बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। एक मिनट, क्या पूछा गया, क्या राज्य विधानमंडल संघीय विषयों पर कानून बना सकता है, ये चर्चा करते हैं। तो इसमें एक प्रकार से बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि भारत में संघ पावरफुल है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट के विषयों पर कानून नहीं बना सकता है। संवैधानिक मर्यादा ये है कि संविधान की 7वीं अनुसूची जो है बेटा, उसके अनुसार संघीय सूची के विषयों जैसे कि रक्षा और विदेश मामले, रेलवे, इन सभी पर राज्य सरकारों का कोई अधिकार नहीं होता, ये कानून नहीं बना सकती है। कानून बनाने का अनन्य अधिकार केवल देश की संसद के पास है। यानी देश की संसद जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा इस पर कानून बनाती है। वैसे लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तब जाकर के कानून पास होगा। अन्यथा इन विषयों पर यानी संघ सूची के विषयों पर किसी भी हाल में राज्य की विधानमंडल में कानून नहीं बन सकता। कि योगी जी की जो विधानसभा है उसमें बैठ करके सोचे कि हम जो है रक्षा मंत्रालय पर कानून बना दे रक्षा को लेकर के, तो नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अपवाद इसमें कुछ होता है। अपवाद है कि केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केवल राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 या विशेष परिस्थितियों में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तभी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। लेकिन राज्य का संघ सूची पर कानून बनाना वर्जित है। यदि राज्य सरकारें जो होती है, राज्य विधानमंडल, ये केंद्र सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन केंद्र सूची जो होती है, केंद्र सरकार जो होती है, वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। किस स्थिति में वो बना सकती है बेटा, जब एक प्रकार से 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल का शासन होता, तो ऐसे में कानून बना सकती है किसी भी राज्य सूची के विषय पर। क्योंकि 3 प्रकार की सूचियां होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर कानून राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानमंडल जिसको कहते हैं, विधानमंडल में 2 चीजें होती है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा बनाती है कानून, विधायक लोग बैठ करके कानून बनाते हैं। ठीक है, लेकिन और राज्यपाल का सिग्नेचर होता है। लेकिन संसद में जो कानून बनता है राज्य सूची के विषयों पर, तो कौन बनाता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें बनाती हैं, और केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। लेकिन
और एक होती समवर्ती सूची, इसमें दोनों विषय, जैसे शिक्षा जो होता है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं और केंद्र सरकार दोनों बनाती है, यानी कि संसद भी बनाएगी और राज्य विधानमंडल भी बनाएगा उस पर कानून। क्लियर। लेकिन यहाँ पर अगर किसी एक ही मुद्दे पर, जैसे कि संसद का कोई विषय, मतलब कि संघ सूची का कोई विषय, सॉरी समवर्ती सूची का कोई विषय है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार है। अब राज्य सरकार ने भी उसी मुद्दे पर कानून बना दिया है और केंद्र सरकार ने भी बना दिया है, तो मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं मान्य होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है भारत में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमने चीजों को समझा। अब छठे प्रश्न को समझने से पहले, छठा प्रश्न क्या है? कैबिनेट मिशन 1946 का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बताएं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपकी है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, अब 21 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का। जिनको भी जुड़ना है एसएमएस करें 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बाबू? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का इस समय कोर्स शुरू कर दिया गया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर तक आप जुड़ेंगे तो उसमें फायदा ये रहेगा कि सेकंड सेमेस्टर तक आप जो है 6 महीने तक की क्लास भी उसमें आपको मिल जाएगी। यानी फायदा इसमें इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स 100 रुपए का था। ठीक है, अब इसमें पेपर हो जाएगा, तब तक आपका रहेगा बैलेट बस खत्म हो जाएगा, तो इसका लेने का आपका बस पीडीएफ मिलेगा इसमें, आप और आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मात्र 100 रुपए का आपको मिल जाएगा, तो 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, तमाम सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए जो कोर्स लॉन्च किया गया है इस समय 26 जनवरी का ऑफर जो चल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का फीस एक साथ जो बच्चा लेता है, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर का 100 रुपए है, ठीक है, फीस अलग अलग लेंगे, तो सेकंड का अलग से लेंगे तो 100 रुपए फीस है, लेकिन दोनों का एक साथ लेते हैं तो 200 रुपए वैसे फीस होती है। लेकिन ये अभी के लिए आपका बंद कर दिया गया, 200 रुपए फीस न लगा करके केवल 150 रुपए फीस, यानी 50 रुपए कम कर दिया गया है। 150 रुपए में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये नोट्स आपका चला, साल पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? सभी सब्जेक्ट का, यानी कि मेजर, माइनर, को करिकुलर सभी का मिल जाएगा, और प्लस में आपका 6 महीने तक की क्लास आपकी सेकंड सेमेस्टर की भी सभी सब्जेक्ट की इसमें मिल जाएगी। ये आपका बड़ा फायदा हो जाएगा, बेनिफिट्स हो जाएगा 150 वाले कोर्स में। मेरे हिसाब से यही आपका बेस्ट है। आप खुद ही सोचो कि एक सेमेस्टर की फीस कितनी, मतलब एक सेमेस्टर की फीस, आपकी फीस छोड़ दो, अब फीस कैसे जमा करनी है ध्यान दो। तो फीस कैसे जमा करनी है, जैसे आप इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 150 रुपए फीस जमा कर देनी है। ठीक है, और फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई आपका हित मित्र आपके घर का जमा कर सकता है। ध्यान रखेंगे जिस नंबर से आपको जुड़ना उसी नंबर से व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, और जिनको जुड़ना है वही एसएमएस कीजिएगा, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है, बिना फीस के कोर्स में नहीं ज्वाइन किया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप ये मत करें व्हाट्सएप पर एसएमएस करें, गुरुजी हमको वैसे जोड़ दीजिए, हमारे पास फीस नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत कम फीस इसलिए रखी गई है। आप वैसे सोचो यार कि बीए की आप लोग सीरीज खरीदते थे, पहले खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? आप खुद ही बताओ, खरीदते थे ना? कितने की पड़ती थी? एक सब्जेक्ट की फीस, एक सब्जेक्ट की सीरीज कितने की थी? 60 रुपए की थी। अब आप 4-5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट कम से कम आपको पढ़ना पड़ता है बीए में, तो 6 पंचे कितना होता है? 300 रुपए कम से कम आपका खर्च होता था। या मान लेते 250 रुपए आप खर्च करते थे 5 सब्जेक्ट की, ठीक है, 4 सब्जेक्ट की, ठीक है, 6 चौके 24, 250 रुपए, ठीक है, या 240 रुपए, जो भी आपका खर्च होता था। अब यहाँ पर क्या है, 250 या 240 की मान लेते हैं, 2 सेमेस्टर के आप देखेंगे तो कम से कम आपका 500-600 रुपए आपका खर्च हो जाता था। ठीक है, ये 500 रुपए आपको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है और पीडीएफ मिल रहा है। आराम से आप फोन में अपने पढ़िए, रजाई के नीचे लेटा हो, आराम से देखो तो वीडियो मजा आवत है। ये फायदेमंद है कि वहां चलो किताब लेके से खोल कर बैठ के पढ़ो। ठीक है, मन कहा तहा तो पैसा तो वह खरीद लियो, बढ़िया से किताब खरीदो। ये किताब कम से कम 200 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए का आवत थी। ठीक है, तो वह का खरीद सकत हो आप। लेकिन जब 150 रुपए में आपका क्लासो वीडियो लेक्चर, वैसे वीडियो लेक्चर अधिकतर आपको यूट्यूब पर भी हमारे मिल जाएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, और इस चैनल पर को करिकुलर मास्टर पर मिल जाएगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन जो पीडीएफ होता है उसको अगर प्राप्त कर लेंगे तो उससे फायदा होगा। जैसे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का 5 प्रैक्टिस सेट, मतलब जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है पूरा का पूरा, और ऐसे ही फर्स्ट एड हेल्थ का 5 प्रैक्टिस सेट आपको विथ एक्सप्लेनेशन, आंसर शीट के साथ, ये सब आपको पूरा मिल जाता है इसी फीस में। 150 रुपए में सब कुछ, सभी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ वो सारे सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 150 रुपए फीस में, तो आपका कितना बचत, बहुत सारा बचत मैं करवा रहा हूँ।
तो यह आपके लिए आपको सोचना चाहिए कि गुरु जी के इस तरीके से आप इतना अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूं, तो आप आसानी से जुड़ करके बढ़िया तरीके से तैयारी कर दीजिए। आगे चल करके आप पीजीटी पढ़ना है तो आप एक बेस मजबूत आपका हो जाता है जब हमसे आप जुड़ करके हमारे पीडीएफ वाले कंटेंट को पढ़ते हैं, तमाम सारे चैप्टर्स मिलते हैं। और अब की बार सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा अधिकतर विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अब फायदा इसमें आपका ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वालों में कि ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस सेट कम से कम 4-4 5-5 प्रैक्टिस सेट यानी 5 प्रैक्टिस सेट अगर मैंने दे दिया आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से उन्हीं को आप पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, अब की साल के विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा, तो सेकंड सेमेस्टर का वो सब आपका तैयारी हो जाएगी, तो बड़ा बेनिफिट्स होगा। फटाफट से जुड़े, देर ना करें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न को जानने का। छठा प्रश्न आपका आ चुका, कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। देखिए 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरित करने की योजना तैयार करना। इसने भारत में एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा और एक अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का क्या महत्व है। देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। यह संविधान के मूल आदर्शों को खास करके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्पष्ट करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्यों को निर्धारित करती है। कौन, हमारी प्रियम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि किसी देश दूसरे देश के अंडर में काम नहीं करता। अपना देश यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो संप्रभु हैं, वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से पूछते नहीं है कि हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं तो हम आपसे पूछें, नहीं। भारत का प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, वो आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद ले सकता है। यही होता है आपका संप्रभुता, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी देश क्या होता है, जो सभी को समानता के हिसाब से देखे, सभी को आगे लेकर के चले। पंथ निरपेक्ष यानी कि सभी धर्म बराबर होंगे, किसी भी धर्म का जो है एक प्रकार से जो है वरीयता नहीं दी जाएगी, धर्म के अनुसार शासन नहीं होगा। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलेगा। पंथ निरपेक्ष देश सभी धर्मों को जो है बराबर दृष्टि से देखेगा, ये भारत का पंथ निरपेक्ष ये होता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र क्या होता है, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे, वो वोट करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा। गणराज्य क्या होता है, यानी यहाँ पर देश का मुखिया, तो आपका देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। तो सरकार का मुखिया जनता चुनती है और देश का मुखिया भी सरकार जो है जनता ही चुनती है, यानी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। राष्ट्रपति जो होता है अनुमानसिक आधार पर नहीं होता है। ब्रिटेन में क्या है, राजा का पुत्र राजा बनता है, लेकिन यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनता है। ये आपका ऐसा देश जहां पर राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति ना बने। ठीक है, देश का मुखिया चाहे सरकार का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाए, वही गणराज्य होता है, रिपब्लिक स्टेट भारत है। ठीक है, स्पष्ट करती है। न्याय, भारत में सभी प्रकार सभी न्याय मिलता है, सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है और समानता भी मिली हुई है। अनुच्छेद 14 साफ साफ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, करती है। साथ ही साथ में यह घोषित करती प्रस्तावना कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत क्या होगा, भारत की जनता, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात करते हैं हम। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका बाबू, देखेंगे। रौलट एक्ट 1919 को काला कानून क्यों कहा जाता है। देखिए 1919 में पारित रौलट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा जाता है या कहा गया क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार को यह शक्ति दी गई थी कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए, बिना सबूत के जेल में उठा करके डाल सकती थी। इसका नारा था, ना वकील, ना दलील, ना अपील। ना कोई आप अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील, ना कोई वकील कर सकते हैं। जिसको मन होता था उसको उठा करके जेल में डाल दो, ये सिस्टम था 1919 में। इसी दमनकारी कानून के विरोध में के कारण से जलियांवाला बाग जैसी दुखद घटना सामने आई थी। ठीक है, जिसमें भीषण नरसंहार किया गया था, हजारों लोगों को गोलियां दाग दी गई, कुआं एकदम से भर गया था लाशों से, दीवार आज भी लाल वहां की आपको मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आएगा है अनुच्छेद 32 का। अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ये एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना मतलब कि प्रियम्बल जो आपका
भारतीय संविधान के जो निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगर बात करें तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय या संविधान का आत्मा कहा है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह अधिकार नागरिकों को यह शक्ति देता है, यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर जो है सरकारें भारत की सरकार अगर जनता के मौलिक अधिकार का हनन करती हैं नाजायज की वजह से, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक जनता जा सकती है, सरकार के खिलाफ केस भी कर सकती है। कई सारे मामले आए हैं। ठीक है, न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें आपका अधिकार परीक्षा, ठीक है, हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध लेख, ठीक है, उत्प्रेषण, ऐसे तमाम प्रकार की 5 प्रकार की रिट जारी करता है और बताता है कि भाई जो है रक्षा करता है इसकी। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न है, द्वैध शासन यानी द्वारकी प्रणाली से आप क्या समझते हैं? पूरा जो रिट वाला प्रोसेस है मैंने पहले की वीडियो में बता रखा, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। द्वैध शासन क्या है? देखिए, द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। यह प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित कर दिया, भागों में बांटा गया था। एक आरक्षित भाग जैसे पुलिस और वित्त, और दूसरा था हस्तांतरित भाग जैसे कि शिक्षा या स्वास्थ्य में बांटा गया। आरक्षित विषयों पर नियंत्रण किसका था? गवर्नर का था, यानी पुलिस और वित्त पर नियंत्रण किसका था? गवर्नर का था। जबकि हस्तांतरित विषयों पर जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य पर भारतीय मंत्रियों का, इसमें भारत के जो मंत्री थे उस समय भारत मंत्री और गवर्नर 2 हुआ करते थे। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो एक प्रकार से इस विषय पर शामिल होते थे। यह व्यवस्था काफी जटिल और असफल साबित हुई। ठीक है, बाद में इसको समाप्त भी किया गया था। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, प्रस्तावना लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तब से 1947 तक यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार बनी। आपको बता दूं कि इसकी स्थापना अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने करी थी। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश बनर्जी। ये बात भी ध्यान रखेंगे, कौन थे इसके पहले अध्यक्ष बेटा? व्योमेश बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से फेमस थे वो। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके द्वितीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। कांग्रेस की भूमिका के मुख्य बिंदु, पहला, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। कांग्रेस ने भारत के कोने कोने में लोगों को ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध क्या किया? जागरूक किया, और इसने विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एक भारतीय की पहचान दी। आप देखते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें मुस्लिम अध्यक्ष भी बनते थे। ठीक है, ईसाई अध्यक्ष भी बने। ठीक है, महिला अध्यक्ष भी बनी, पुरुष अध्यक्ष भी बने, यानी कि इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था। आंदोलनों का नेतृत्व, कांग्रेस के मंच से ही असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, ये इसी मंच से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। ये विशाल जन आंदोलन जो था शुरू हुआ इसके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में ही शुरू हुआ। इसके अलावा संवैधानिक सुधार, उदारवादी चरण में कांग्रेस ने अंग्रेजों पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाया, जिससे भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व मिलने लगा था। यानी आप देखते हैं 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 तक नरम दल चलता है कांग्रेस में। उसके बाद में फिर गरम दल आता है 1905 से लेकर के आप देखते हैं 1916 15-16 तक। ठीक है, और फिर गांधी जी आते हैं, उसके बाद में फिर ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। लोकतांत्रिक आधार, कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे का सपना देखा और उसे पोषित भी किया। इस निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं था, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ करता था, जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरो करके आजादी की दहलीज तक हमको पहुंचाया। कहीं ना कहीं पे जब हम अकेले लड़ते हैं और फुटकल चीजों में बटे रहते हैं तो हमारी बातें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे कि 10 लकड़ी है, 10 को अलग कर दो, सभी लकड़ी को तोड़ सकते हैं आराम से, लेकिन उन्हीं 10 लकड़ियों का गट्ठर बना दो, उसको तोड़ दे वो नहीं तोड़ पाओगे। तो जो एक गट्ठर की भांति काम किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के महत्व का विश्लेषण कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना होता है। यानी जब भी जो है देश कोई कानून बनाएगा
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रख करके बनाएगा जिससे जनता का कल्याण हो सके, लोगों का भला हो सके। ठीक है। डीपीएसपी का महत्व, पहला महत्व, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इनका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं था बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना था, ताकि समाज में समानता फैले और लोगों में जो धन किसी में बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम है, जिनके पास ज्यादा उनसे टैक्स लेकर के, जिनके पास कम है उनके लिए योजनाएं बना करके लागू करवाना, ये सिस्टम इसका रहा था, आज भी चल रहा है। शासन के आधारभूत तत्व हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, वह इन सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकती है। इनको एक प्रकार से जो है एक मौलिक कर्तव्य है उनका देश का कि वो इनको फॉलो करे, इनको फॉलो करते हैं। अच्छा, देश चाहे तो फॉलो करे, नहीं चाहता तो नहीं फॉलो करता है। इसको लेकर के जनता दबाव नहीं बना सकती, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। लेकिन मौलिक अधिकारों का अगर आपके उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालय में इसको बाधा, न्यायालय में इसको आप जो है वो नहीं कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सामाजिक न्याय, ये सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का संगठन और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नीतियों का मार्गदर्शन, ये सिद्धांत सरकार के लिए एक चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं जिससे जनहितकारी कानूनों जैसे मनरेगा, मुफ्त शिक्षा का निर्माण हुआ है। ये सब चीजें इसमें चलती रहती। तो ये सब जो मनरेगा वगैरह का या मुफ्त शिक्षा, ये सब नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा ही संभव हुआ है। क्लियर। निष्कर्षता, हालांकि ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये सरकार पर एक नैतिक दबाव डालते हैं और भारत को एक आदर्श लोक कल्याणकारी यानी कि एक जो है आइडियल वेलफेयर कंट्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है आपका, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों का परीक्षण करें। प्रश्न आपका पूछा गया था, सब सारे पेपर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए, आप लिखेंगे प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो होता है राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान होता है। जैसे कि देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और जिम्मेदारियां मंत्रिपरिषद का निर्माण, मुख्यमंत्री अपनी पसंद के मंत्रियों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रियों के विभागों का आवंटन और फेरबदल करना भी उसी का अधिकार होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही लिए जाते हैं। वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन? जो ये होता है आपका मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करता है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों की जानकारी राज्यपाल को देता है। अच्छा, राज्यपाल ही नियुक्ति करता कि इसकी राज्यपाल के सामने ही शपथ लेता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है। हालांकि कभी कभी राज्यपाल केंद्र सरकार के होते हैं और मुख्यमंत्री जो होते हैं दूसरे पार्टी के होते हैं और फिर उसमें मुठभेड़ होती है। तो ऐसे में राज्यपाल जो होता है वो निगरानी रखता है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा राज्य में। सदन का नेता भी मुख्यमंत्री ही होता है। जैसे कि लोकसभा का नेता या लोकसभा का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही यहाँ पर विधानसभा का नेता जो है मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। सरकार की प्रमुख नीतियों की घोषणा सदन में उसी के यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। जैसे योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं तो वही सर्वे सर्वा है। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए वह राज्यपाल से परामर्श देता मतलब राज्यपाल को परामर्श देता कि आप ऐसे काम करें। ठीक है। कोई भी नियुक्ति करनी हो तो मुख्यमंत्री से बिना पूछे राज्यपाल अपने मन से नहीं करता है। ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जिसकी इच्छा और कार्यशैली पर राज्य का विकास और सुशासन जो होता है वो डिपेंड होता है, निर्भर करता है। क्लियर। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
देखिए प्रस्तावना में लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों में बढ़ते असंतोष को कम करने और स्वशासन की मांग को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1919 का अधिनियम पारित किया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषताएं क्या रही हैं, यही पूछा गया है। सबसे पहली विशेषता इसकी ये रही कि प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित रिजर्व जिस पर गवर्नर जनरल जो था वो कानून बनाता था, ठीक है, और एक था हस्तांतर जिस पर भारत के मंत्री जो थे वो कानून को बनाते थे। राजस्व, न्याय और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विषय गवर्नर के पास थे जो आरक्षित हुआ करते थे, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए थे। भारत मंत्री भी उन्हीं का ही होता था। अगला, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। पहली बार केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका स्थापित की गई। राज्य परिषद यानी अपर हाउस और केंद्रीय विधानसभा यानी कि लोअर हाउस, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे 2 सदन जो है केंद्र में भी स्थापित किए गए थे 1919 के अधिनियम के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। 1909 में जो पृथक निर्वाचन केवल मुसलमानों को दिया गया था उसे बढ़ा करके सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन तक फैला दिया गया, यानी कि सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन कर दिया गया था। और प्रयास था कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। इसको लेकर के बातचीत चल ही रही थी कि गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर जी को बुला करके पूना पैक्ट किया, समझौता किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अगला, लोक सेवा आयोग का गठन। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया, जिससे प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता आई। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि इस अधिनियम ने भारतीयों को शासन में थोड़ी भागीदारी दी, लेकिन द्वैध शासन पूरी तरह असफल रहा, क्योंकि वास्तविक शक्ति अभी भी ब्रिटिश गवर्नर के पास यहाँ पर थी। 5वां क्वेश्चन आपका आ चुका, भारतीय संविधान की एकात्म आत्मा और संघवाद या संघात्मक ढांचे यानी क्वासी फेडरल नेचर का विश्लेषण कीजिए। भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसलिए भारत के संविधान को अर्ध संघवाद कहा जाता है, भारत के सिस्टम को। ठीक है, देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह ढांचे में संघात्मक है लेकिन आत्मा में यह एकात्मक है। विद्वान केसी वेयर ने इसे अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल कहा है। किसने कहा है? केसी वेयर साहब बड़े अच्छे विश्लेषक हैं। उन्होंने इसको क्या कहा कि ये अर्ध संघ है, ना तो पूरा संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। इसका ढांचा तो संघात्मक है लेकिन आत्मा इसकी एकात्मक है। ठीक है, भले ही राज्यों का संघ है भारत, लेकिन फिर भी यहाँ पर केंद्र पावरफुल है, यहाँ पर एकात्मकता दिखती है आपको। ठीक है, संघात्मक लक्षण क्या होते हैं भारत के? जैसे कि पहला, शक्तियों का विभाजन। संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को 3 सूचियों में बांट रखा है। पहला संघ सूची, जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, दूसरा विषय राज्य सूची का, जिस पर राज्य सरकार केवल कानून बनाती है, और इस पर राज्य सरकार पर कानून जो है केवल आपातकालीन स्थितियों में केंद्र सरकार बनाएगी, बाकी नहीं बनाती। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे पुलिस जो होता है राज्य सूची का विषय, इस पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बनाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, इस पे कानून कौन बनाएगा? योगी बाबा ही बनाएंगे। केंद्र सरकार में इसे मिलिट्री को लेकर कोई नियम कायदा बनाना हो तो वहां पर संघ में बनेगा, यानी कि मोदी जी बनाएंगे कानून। ठीक है, अब समवर्ती सूची की बात करें। समवर्ती सूची में क्या होता है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अब शिक्षा पर योगी बाबा और मोदी जी दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर योगी बाबा और मोदी जी दोनों ने एक ही मुद्दे पर कानून बना दिया है तो ऐसे मान किसका होगा? मोदी जी का मान होगा, योगी बाबा का वहां पर निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी विशेषता क्या है भैया एकात्मक की? संघात्मक का लक्षण क्या है? लिखित और कठोर संविधान है भारत का। भारत का संविधान लिखित है और इसके संघीय ढांचे में बदलाव करना आसान नहीं होता है। और तीसरा जो इसका संघात्मक का लक्षण है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। अगर केंद्र ज्यादा जो है दबाव बनाता है राज्यों पर तो राज्य सरकारें जो होती है के सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोई भी विवाद होता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिए। अब इसके तो ये तो संघात्मक लक्षण हो गए जो भारत के संविधान में साफ साफ दिखते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एकात्मक है, इसकी आत्मा एकात्मक है। एकात्मक लक्षण, ठीक है, यूनिटरी फीचर्स। पहला, सशक्त केंद्र। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। यहाँ पर राज्यों की शक्तियां शून्य हो जाती हैं
राज्य के मुख्यमंत्री का वहां पर पावर एकदम से जीरो हो जाती है और यहाँ से राज्यपाल कठोर में एकदम से आ जाता है पावरफुल में, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यानी कि केंद्र सरकार यहाँ पर जब भी आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन हो, सब में जो है वहां पर केंद्र अपना पावर दिखा देता है। दूसरी बात, एकल नागरिकता। अमेरिका के विपरीत भारत में केवल एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिक। केवल कोई व्यक्ति भारतीय होता है, जो एकता को बढ़ावा देती है। जबकि आप देखते हैं अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता। जैसे कि आप अगर कैलिफोर्निया में हैं, अमेरिका के शहर है एक, उसका राज्य है कैलिफोर्निया, तो अगर आप कैलिफोर्निया में, तो आपको एक कैलिफोर्निया का नागरिकता मिलती है और दूसरी नागरिकता आपको कहाँ की मिलती है, अमेरिका की मिलती है। दो नागरिकता होती है आपकी, दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है बेटा, भारत में आपको केवल और केवल भारत के आप नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, आप केवल भारत के नागरिक हैं, आप निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, आप नागरिक भारत के हैं, केवल और केवल भारत के। तो यहाँ पर ये चीज इसके एकात्मकता को दर्शाती है। तीसरी विशेषता यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य का प्रमुख राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा, खास करके राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, जो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य में काम करता है। और राज्य के जैसे मुख्यमंत्री कोई गलत काम करते हैं, तुरंत राज्यपाल देखता है, तुरंत केंद्र में शिकायत कर देता है। यानी केंद्र का एक एजेंट के रूप में राज्यपाल बैठा हुआ है, इसलिए राज्य सरकार ज्यादा फभग नहीं सकती है। ठीक है, दबोच लेता तुरंत मुख्य वहां प्रधानमंत्री। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का चयन केंद्र करता है, लेकिन वे राज्यों में प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा निष्कर्षता कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह संघात्मक ही है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक ही है। यह दोनों का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे भारत की इस विविधता और एकता को बनाए रखने के लिए बनाया गया और जरूरी भी है यही चीज। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। अब खंड सा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की तरफ देखते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आप देखते हैं कई सारे प्रश्न हैं आपके। जैसे पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। भारत में केंद्र और राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले कई सारे संवैधानिक प्रावधान हैं, एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान एक संघीय यानी फेडरल ढांचा प्रदान करता है, जिसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन आपको दिखाई पड़ता है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा आपको मिल जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। पहला है विधायी संबंध, लेजिस्लेचर रिलेशनशिप, केंद्र और राज्य के बीच में। संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया। विधायी यानी कानून के मामलों में जो शक्तियां हैं वो सब बटी हुई है कि कौन राज्य होगा, कौन केंद्र कानून किस पर बनाएगा। 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों के माध्यम से इसको स्पष्ट तरीके से बांटा गया है, जिसमें आप देखते हैं संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। जैसे संघ सूची में इस पर केवल केंद्र यानी संसद कानून बना सकती है, केंद्र सरकार। जैसे कि रक्षा मंत्रालय, विदेश का कोई मामला हुआ, रक्षा वाला मामला हुआ, ये सब संघ सूची का विषय। इस पर केवल और केवल संघ सरकारें ही कानून बनाती है, यानी संसद ही कानून बनाएगी, लोकसभा राज्यसभा में। दूसरा विषय होता है राज्य सूची। इस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, यानी कि जो जैसे विधायक लोग बैठते हैं यहाँ पर वो बनाते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, कृषि का कोई मामला हुआ राज्य के अंदर, तो इस पर कानून राज्य सरकारें बनाती हैं। और तीसरी सूची होती है, वो होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची विधायी शक्तियां हैं। समवर्ती सूची की बात की जाए, इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है, केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून यहाँ पर खत्म हो जाता है उसी क्षण। आगे देखते दूसरा, तो ये पहला केंद्र और राज्य के बीच में ये शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां जो मैंने आपको बताई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। दूसरी शक्तियां होती हैं प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होता है आपका केंद्र और राज्य के बीच में। क्या, अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 के तहत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। ठीक है, यानी कि केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकता है, यानी मोदी जी, योगी जी को निर्देश दे सकते हैं, ताकि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों और कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना भी इसी का हिस्सा है, यानी इसी के तहत की जा सकती है। यानी राज्यों पर कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से करता है देश। ठीक है, तीसरा है आपका वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक करों का वितरण किया गया है, यानी कि टैक्स किन किन मुद्दों पर टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, किन किन मुद्दों पर राज्य सरकार लगाएगी, इसके बारे में स्पष्ट विभाजन किया गया है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर
केंद्र राज्यों को राजस्व का हिस्सा और अनुदान ग्रांट्स प्रदान करता है। यानी केंद्र सरकारें जो होती हैं कि भाई आप इस मुद्दे पर आप टैक्स लगाओ, आप इसको जितना कमाओगे वो तुम्हारा है, ठीक है, इस तरीके से करता है। तो ये एक प्रकार से जो वित्त आयोग होता है वो बताता है। तो केंद्र सरकार जो है तभी पावरफुल ही होता है यहाँ पर भी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महोदय, दूसरा नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न, संविधान में उल्लिखित भारत के राष्ट्रपति की प्रमुख जिम्मेदारियां और शक्तियां क्या हैं, इसको बता दीजिए। राष्ट्रपति की जो है जिम्मेदारी क्या है और शक्तियां क्या है। भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, देखिए लिखेंगे अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 60 या 61 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उससे संबंधित उल्लेख किए गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अनुच्छेद 52 में कहा गया कि साफ साफ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का हटाने का प्रावधान यानी महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो देश का प्रथम नागरिक होता है कौन, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत व्यापक होती, बहुत मामले में राष्ट्रपति के पास ही शक्तियां होती हैं, लेकिन बस नाम मात्र की शक्तियां होती है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, बाकी सब कुछ देखता प्रधानमंत्री है, लेकिन सिग्नेचर बिना राष्ट्रपति के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे घर में मान लीजिए, घर में आपके दादाजी जो हैं वो राष्ट्रपति हैं और आपके पापा जो है वो प्रधानमंत्री हैं। सारा काम काज तो पापा आपके करते हैं, लेकिन दादाजी बूढ़े हैं, एकदम से खटिया पर लेटे हैं, लेकिन अगर खेत बेचना है आपके पापा को तो दादा का सिग्नेचर होगा। हर मामले में सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का, यानी बाबा जी का। तो बाबा राष्ट्रपति हो गए आपके और पापा आपके प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। यानी जो काम करना है सब प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नाम किसका रहता है, राष्ट्रपति का रहता है। सिग्नेचर किसका रहता है, राष्ट्रपति महोदय का। इस समय तो द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री कौन है, माननीय मोदी जी। पहला, कार्यकारी शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती है। देश का सारा शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, ठीक है। वह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यों के राज्यपालों, महान्यायवादी और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो सब कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उन सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति जो होता है उसकी नियुक्ति, बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। तो कार्यकारी से देश का सारा शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाना हो, उसकी नियुक्ति करना हुआ, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति करना हो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा, मतलब वो पूछेगा प्रधानमंत्री से, ऐसा नहीं कि अपने मन से करेगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें राज्यों के राज्यपालों, महान्यायवादी और चुनाव आयुक्त। महान्यायवादी क्या होते हैं, ठीक है, ये होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चुनाव आयुक्त जो होते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति करना हो सब राष्ट्रपति करता है। दूसरी शक्ति होती है विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी कि लोकसभा से कोई विधेयक जो होता है जब पारित होने के लिए जाता है लोकसभा में उस पास होता है 2/3 बहुमत से, राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा, अधिनियम नहीं बनेगा। और राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं करता तो बेकार है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता तो सही है। वैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है भारत में। वह संसद के सत्र बुलाता है और उसे स्थगित भी राष्ट्रपति ही करता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। उनके पास वीटो शक्ति भी होती है राष्ट्रपति के पास, वो किसी भी कानून को एक प्रकार से कुछ दिनों के लिए रोक भी सकते हैं, ठीक है, साइन नहीं भी कर सकते हैं। तीसरा शक्तियां राष्ट्रपति की, सैन्य शक्तियां। वह भारत की तीनों सेनाओं, खास करके जल सेना, थल सेना और स्थल सेना, यानी नभ, थल, जल और नभ, यानी कि वायु सेना, जल सेना और आपकी जो आर्मी वगैरह होती है, सभी का, तीनों सेनाओं का संयुक्त या सर्वोच्च सेनापति जो होता है राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। वह युद्ध की घोषणा और शांति की संधि जो होता है राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। इसमें प्रधानमंत्री करता सब कुछ प्रधानमंत्री है, लेकिन बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कुछ नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर मूड में आ गया, राष्ट्रपति अगर आ गए कि भाई हमको नहीं करना सिग्नेचर, तो प्रधानमंत्री वहां पर जो है, वैसे प्रधानमंत्री की बात को टालते नहीं, राष्ट्रपति को करना ही पड़ता, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है बस नाम मात्र का मुखिया होता है। बाकी प्रधानमंत्री जो होता है जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का चुना हुआ प्रतिनिधि, यानी कि जनता हम लोग सांसदों को चुनते हैं,
सांसद लोग मिलकर के प्रधानमंत्री को बनाते हैं, उनको वोट देकर के, ठीक है। राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति का चौथा काम, न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा को क्षमा करने या कम करने, जैसे मृत्यु दंड को टालना, ये सभी का अधिकार। मृत्यु दंड को टाल भी सकता है राष्ट्रपति, क्षमा दान भी कर सकता है, ठीक है। मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति जो होता है क्षमा भी कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। पांचवी शक्ति और राष्ट्रपति को मिली है आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल लगाने का अधिकार मिला हुआ है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, दिक्कत होती है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 के तहत, ठीक है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है और 352 राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है, 1976 में आपने देखा होगा। तो इस तरीके से चीजें होती रहती है। क्लियर। तो ये तो आपका होगा दूसरा प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा के बीच उनकी संरचना, कार्यकाल, शक्तियों और विधायी प्रक्रिया में भूमिका के संदर्भ में अंतर क्या है, बताएं। देखिए, प्रस्तावना। भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, जिसमें लोकसभा निचला सदन होता है, क्योंकि ये भंग हो जाता है। लोकसभा को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, प्रथम सदन बोलते हैं, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए सांसद जो होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, यानी जो हम चुनते हैं सांसदों को वो लोकसभा में बैठते हैं, इसीलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसी में बैठते हैं। निचला सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक प्रकार से प्रत्येक 5 साल पर भंग हो जाती है। प्रत्येक 5 साल बाद लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है, इसलिए इनको निचला सदन कहते हैं। दूसरा होता है आपका राज्यसभा। ये राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर इसका जो है इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है, और ये कभी भंग नहीं होता है। इसमें प्रत्येक 2 साल पर छटनी होती रहती है, ठीक है, और फिर उसके बाद में 2 साल पर छटनी होती लगती है। जो जिनका एज पूरी हो जाती है, जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उनको निकाल दिया जाता है और नए लोगों को भर्ती किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। इनके बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। इनके बीच मुख्य अंतर क्या बेटा, निम्नलिखित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। पहली बात, संरचना और चुनाव। पहला अंतर किसमें, संरचना और चुनाव में। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अधिकतम 550 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा में बैठ सकते हैं। जबकि राज्यसभा की बात की तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अधिकतम 250 सदस्य जो होते हैं इसमें। राज्यसभा के सांसद कितने हो सकते हैं, अधिकतम 250 लोग। लोकसभा में 550 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कम, 550 लोग बैठ सकते हैं लेकिन 545 ही होते हैं, ठीक है। 250 से बैठ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कम ही रहते हैं। दूसरा होता है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्यों को हर 2 साल के बाद में सेवानिवृत्त यानी छुट्टी दे दी जाती है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का यहाँ पर होता है। 6 साल बाद उनको हटा दिया जाता है। तीसरा जो आपका अंतर होता है वित्तीय शक्तियों के बीच में। देखिए, धन विधेयक यानी मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश करते हैं, ठीक है। इस मामले में राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता या बहुत कम ही राज्यसभा से उसका मतलब होता है, ये सब लोकसभा में ही होता है। चौथी बात, विधायी भूमिका में अंतर। साधारण विधेयकों के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। यदि दोनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जहां संख्या बल के कारण से अक्सर लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, राज्यसभा हमेशा डाउन ही पड़ जाती है। क्योंकि 550 लोग लोकसभा में हैं, राज्यसभा में कम लोग होते हैं, तो हमेशा लोकसभा ही जो है भारी पड़ जाती है, ठीक है। अब पांचवी बात है विशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, जैसे कि नई अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS, IPS आदि बनाना। ये सब किसके तहत होता है, ये सब आपका राज्यसभा के पास ही होता है। 312 अनुच्छेद के तहत ये शक्तियां मिली हुई हैं राज्यसभा को। ये अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, भारत के मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा कैसे करते हैं। भारत के मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के नागरिकों के मैग्ना कार्टा, भारत के मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख है भारतीय संविधान में, और 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक, ठीक है, क्या कहा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और गरिमा के लिए अनिवार्य होते हैं मौलिक कर्तव्य जो होते, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो। सबसे पहला आपका मौलिक अधिकार होता है बेटा स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता और समानता आपको कौन देता है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। यह कानून के समक्ष सबको समान बताता है, यानी सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं, और धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव इसमें नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है बेटा? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के नजरों में सभी लोग बराबर होते हैं। ठीक है, कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है क्या? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लिख लीजिएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें आरक्षण जो होता है एक अपवाद है, बाकी सब ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, विषय में अवसर की समानता, तो ये अवसर की समानता हो गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह अस्पृश्यता और अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत को खत्म करता है। कौन? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 जो होता है उपाधियों का अंत करता है, यानी जो भी महाराजा, अधिराज ये सब उपाधि पहले धारण करते थे, अब कोई भी उपाधि कोई नहीं धारण कर सकता है। बजाय इसके अगर कोई सेना की उपाधि है, राष्ट्रपति के द्वारा मिली हुई है, ठीक है, तो उसको आप राष्ट्रपति के जो है सलाह पर रख सकते हैं, राष्ट्रपति से परामर्श पर रख सकते हैं। समानता सुनिश्चित करता है हर एक व्यक्ति का। अगला आपका जो मौलिक अधिकार होता है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता दी गई सभी व्यक्तियों को। पहली बात तो नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 में ए बी सी डी करके बहुत सारे अनुच्छेद हैं, ठीक है, जिसमें आपको कहीं बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है, जो प्रेस वाले कहीं पर भी मैक घुसा देते ले जाकर के, वो स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 का ए देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19 का ए कहता है कि आप कहीं पर भी मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा मत बोलिए जिससे एक प्रकार से लोगों की भावनाएं आहत हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आप बोल सकते हैं, निर्भीक होकर के बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना बोले जिससे दूसरे समाज को या दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचती हो। ठीक है, मर्यादा में रह करके सीमित मात्रा में बोलना चाहिए, बिना मतलब के फर्जी जो है बयान नहीं देना चाहिए। तो आजकल बयान तो फेमस होने के लिए लोग देते हैं कि एक आध दो मुकदमा हो जाएगा, आराम से फेमस हो जाएंगे और फेसबुक पर फिर कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे और हम अपना माल काटते रहेंगे। ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, बिना मतलब के लोग बोल रहे हैं आजकल। ये देखो तो सोशल मीडिया पर दो पोस्ट डाल के घुमा करता है, मतलब कोनो अर्थ ना ही है वो कहे, लेकिन बैठ के बोलत है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का ऐसा इतना धज्जी उड़ाए दिन गई ही 19A मौलिक अधिकार। कुछ दिन में देखियो हम संशोधन ना हो जाए तो बताओ, AI जमाना आएगा है, पता नहीं का वीडियो बनाए दिन जाते, का बोला जाता है, भगवान ही जाने का हुए ये देश के, ये देश नहीं पूरी दुनिया का हुए, देखो का होते भविष्य में। लेकिन बड़ा बवाल मचा है भैया सोशल मीडिया पर, इतना लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति, वो फलाने उन्हें कुछ कही है, वो उन्हें कुछ वही मार करी है दुनिया, अरे बड़ा बवाल मचा भैया। तो अनुच्छेद 19 का ए जो है यह कहा था कि बोलो जितना मन का है बताना, लेकिन इतना ना बोलो कि सामने वाले बुरा लग जाए, वो तुम्हें आग चढ़े बैठे कर पटियावे लागे। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है, बोलिए लेकिन मर्यादा में, लिमिट में बोलिए। समझ रहे हैं बात को? ये होता है अनुच्छेद 19 का। ऐसे ही बी सी डी, यानी कहीं पर आप जो है स्वतंत्रता के साथ कहीं पर आप एक संगठन बना सकते हैं, कहीं पर सभा कर सकते हैं, कहीं पर जाकर के भारत के किसी भी कोने में आप जमीन खरीद सकते हैं, कहीं पर रह सकते हैं, कहीं पर बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में आप नहीं खरीद सकते थे जमीन, लेकिन आजकल खरीद सकते हैं। वहां पर आप कोई कहीं पर भी आप कोई व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर कोई धंधा कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। बिना शस्त्र के कहीं पर आंदोलन कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सब चीजें कर सकते हैं, ये सब आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 यही है। संघ बनाने की आजादी, देश में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन और अधिकार देता है आपको। ठीक है, जीवन और जो है जीवन जीने का अधिकार देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक जो होता है यही होता है आपका अनुच्छेद 19 से 22। फिर इसके बाद में अगला जो मौलिक अधिकार है वो है आपका 23 से लेकर के 24 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये शोषण के विरुद्ध, मतलब जैसे जो बाल श्रम, बलात्श्रम किया जाता है या महिलाओं को लेकर के दुर्व्यवहार होता है, वो सब इसमें है। यहाँ मानव तस्करी और बाल श्रम को रोक करके गरीब और कमजोर वर्ग की स्वतंत्रता की रक्षा यहाँ पर अनुच्छेद
23 और 24 करता है। इसके अलावा अगला मौलिक अधिकार आपका है चौथा, वो आपका होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे चौथा आपका है अधिकार कौन सा होता है? चौथा अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन प्रश्न के हिसाब से मैंने उत्तर लिखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 से पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है, धर्म को लेकर के कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की सभा कर सकता है, किसी भी धर्म के हिसाब से अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, ये सब बातें बताई गई है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 इसमें क्या बताया गया बेटा? अनुच्छेद 29 और 30 में आपको जो है अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार इसमें बताया गया, यानी कि अल्पसंख्यक लोग अपना संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता भाषा को बचाने के लिए ये सब चीजें अपना जो है वो संस्थाएं वगैरह कर रख सकते हैं, सरकार उनको जो है प्रमोट भी करेगी। ठीक है, अब उसके बाद में आता है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 हालांकि अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है। अनुच्छेद 31 पहले था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब हटा दिया गया है, ये अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 31 खत्म हो गया है। अब बचता अनुच्छेद 32, इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठवां मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32, यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा और आत्मा भी कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया है, मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। वैसे आएगा, इससे बाहर भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि और भी जो लेक्चर्स है हमारे उसमें मैंने चीजों को जो बता दिया उसको मैंने इसमें नहीं रखा है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों को मैंने इसमें नहीं रखा, तो आप एक आध दो मॉडल पेपर जो हमारे पहले से पढ़े हुए उनको आप देख लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एसएमएस कर दीजिएगा, कोर्स लेने के लिए 9984 039 139 पर। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का इस समय कोर्स जो है आपका चल रहा है ऑफर में, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स आप ले सकते हैं मात्र 150 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है एसएमएस कर दीजिएगा इस नंबर पर, और जैसे ही एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 150 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, इतिहास, प्राचीन इतिहास, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप केवल फर्स्ट सेमेस्टर का जुड़ते हैं तो केवल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फीस 100 रुपए है, इसमें वैलिडिटी केवल पेपर तक आपको पढ़ाया जाएगा उसमें, यानी पेपर आपका जैसे हो जाएगा। और वैसे बहुत सारी क्लास हो चुकी है, पीडीएफ नोट तमाम सारे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तमाम सारे प्रैक्टिस सेट, जैसे पिछले साल के कई सारे क्वेश्चन पेपर, अब की साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके वैसे रख दिए गए। जैसे ये पीडीएफ आपने देखा, ऐसे कई पेपर मैंने सॉल्व किए, तो उन सभी पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा तो ये आपको मिल जाएगा केवल 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का, विद को करिकुलर, यानी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन और आपका फर्स्ट एड दोनों अगर शामिल है, मतलब कि दोनों में से कोई एक ही शामिल होता है, तो आपका चाहे फूड न्यूट्रिशन होगा आपका तो बता दीजिए, वो भी भेज देंगे, या फर्स्ट एड का, दोनों का मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो 50 रुपए अगर और आप करते हैं 100 रुपए में, तो 50 रुपए में आपको अगला क्या मिल जाता है, सेकंड सेमेस्टर। यानी सेकंड सेमेस्टर में क्या हो जाएगा आपका, सेकंड सेमेस्टर में पूरा आपको 6 महीने तक की आपको जो है ग्रुप लाइव क्लास वाला 6 महीने तक, यानी कि अगले आप जून जुलाई तक आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, अगला 2026 जून जुलाई पूरा, ठीक है, वहां तक यानी 6 महीने तक आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट विद को करिकुलर। ठीक है, ये आपका फायदा हो जाएगा मात्र 50 रुपए जमा करने से। लेकिन अगर केवल आप सेकंड सेमेस्टर का भी ले लेंगे तो केवल सेकंड सेमेस्टर का 100 रुपए फीस है, केवल फर्स्ट सेमेस्टर का 100 रुपए फीस है, लेकिन दोनों का एक साथ लेते तो केवल 150 रुपए में आपको मिल जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए भी, जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तुरंत एसएमएस करें, एसएमएस तभी करें जब आपको जुड़ना हो, बिना मतलब कि एसएमएस नहीं करना है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, और इस नए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका नया चैनल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।